देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट। और बताने के लिए हमारे साथ है आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईटी अलवर। आपका नाम? मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं देसुला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम अंजना है और मैं देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीतू। मेरा नाम सुमित कुमार है। मनीष कुमार। हाँ बताइए। मेरा नाम सुनील है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। सतीश कुमार वर्मा। परवेंद्र सिंह। आपका जो दूसरा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरणों के समूह का हल हम कैसे निकालते हैं, उसके कितने हल हो सकते हैं और कब उसके हल एग्जिस्ट करते हैं, कब उसके हल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे साथ है मीनाक्षी मैम, पहले शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे हम उनके कितने हल कैसे कैसे निकालते हैं और उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, हम उसे चेक करेंगे। देखिए, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 3 टाइप के हल हो सकते हैं। एक यूनिक, यानी कि एक उसका हल हो सकता है यूनिक, मतलब सारे वैल्यू का अलग अलग एक एक हल होगा। यूनिक मतलब एक वेरिएबल का, यानी कि एक जो चर राशि है उसका एक ही हल होगा, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, एक से ज्यादा हल होंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा हल निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ये आ सकती है। तीसरा है उसका कोई भी हल नहीं हो सकता है, मतलब एक्स और वाई जो अपने वेरिएबल आएंगे उनके कोई भी हल, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो हमारे साथ है मीनाक्षी मैम जो आपको बताएंगी इनको कैसे हम पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेकर के हम इसे कैसे सोल्व करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि इनके हल एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे और कितने हल होंगे कितने हल नहीं होंगे। जैसा कि हम पहले थोड़ा सा 10th का रिवाइज करेंगे, हमने वहाँ पे समीकरणों को हल करना सीखा था। 3-4 मेथड थे, ध्यान है किसी को? हाँ अंजन। पदविचलन विस्थापन के द्वारा और एक प्रतिस्थापन द्वारा, वर्ग गुणन द्वारा, गुणनखंडन द्वारा, 3-4 विधियां थी अपने पास। सबसे पहले ग्राफ मेथड, सभी परिचित हैं इस चीज से। 2 समीकरण हैं उनको ग्राफीय विधि से हल करते हैं, फिर अपने करते हैं प्रतिस्थापन विधि से एक्स का और वाई का पदों में उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रतिस्थापित करके एक्स या वाई का हम पहले मान निकाल लेते हैं। उसके बाद था क्या कहते हैं विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, फिर वज्र गुणन विधि द्वारा। अब हम इनको मैट्रिक्स से हल करेंगे। किससे? मैट्रिक्स। सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी मेथड का हल कब होता है या कब नहीं। हमें समीकरण दे रखी है जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर हम उसके लिए a और b के मान देखते हैं। यदि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 तो हम इसका एक ही हल होगा। कितना हल होगा? एक। यदि a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बटे में c2 नहीं है, a1 बटे में a2 बराबर है, b1 बटे में b2 बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर नहीं है? c1 बटे में c2। तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ये समांतर रेखाओं की समीकरणों की किसकी होती है? 10th में चैप्टर था, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए।
समांतर रेखाओं की समीकरण होती है। और अगर तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो क्या होती है रेखाएं? संपाती। कौन सी होती है? संपाती। यानी कि वो अलग अलग नहीं होकर एक ही रेखा की समीकरण होती हैं और इसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि जो एक रेखा के हल है वही दूसरी रेखा के हल होंगे। संपाती से मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर होना। संपाती का मतलब कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, ओवरलैपिंग। जैसे कि इस किताब के ऊपर में सेम दूसरे साइज की किताब रख देते, किताब को पूरी तरह से ढक रही है, ना तो कोई कोना इधर से निकल रहा है ना कोई कोना इधर से, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? संपाती। समांतर रेखाओं से आप भली भांति परिचित हैं, और जब ये वाली कंडीशन होती है इसका मतलब क्या है? ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। अब हम 3-4 विधियां पहले 10th में कर चुके हैं, अब हम एक विधि इसको मैट्रिक्स से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? मैट्रिक्स से। जैसे कि एक सिस्टम दे रखा है हमें 5x + 2y बराबर 4, 7x + 3y बराबर 5। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ax बराबर b। a जो उसके साथ अपने क्या कहते हैं? अचर संख्याएं हैं। चर संख्याओं के साथ जो अचर संख्याएं हैं, कांस्टेंट है, उनका अलग से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 5, 7, 2, 3, x, y, 4, 5। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, x बराबर a इनवर्स b, तो किसका मान निकल आएगा? x और y का। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले a का, जो कि गुणांक का मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स है? गुणांक का। इनके गुणांक का मैट्रिक्स है, उसका क्या ज्ञात कर लूं? इनवर्स। फिर उसको किसके साथ गुना कर दूं? b के साथ। तो हम किसका हल निकाल सकते हैं? x और y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब निकलेगा? a इनवर्स होने के लिए क्या एक कंडीशन होती है इनवर्स निकालने के लिए? इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? 1/डिटर्मिनेंट a। अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। x बराबर a इनवर्स b। सबसे पहले अपनी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू करके 5 से 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1 आ गया, तो जो भी किसके बराबर नहीं है? 0 के। अतः इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसका जो हमने 2x बोला था डायरेक्ट निकाला हुआ इनवर्स, वो वाला मेथड यूज करेंगे। कैसे होता है वो इनवर्स? कैसे निकालते हैं? पहले तो इनके सेकंडेज निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? सेकंडेज। कैसे निकालेंगे? a11 पूरी रो चली जाएगी, पूरा कॉलम क्या आ गया? बराबर 3। इसका निशान किस पर डिपेंड करता है? कैसे निकालते हैं? -1 की घात कितनी होती है? जो इसके पैर में है 1 + 1। फिर निकालेंगे अपने a12। कितना आया a12? माइनस का 4। a21 माइनस का 2। a322 कितना आ जाएगा? 5। अब क्या रहता है? एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a 1/1। एडजॉइंट ऑफ a11 a12 a21 1 कितना आ जाएगा? 3 माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस का 5। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। खाली क्या करना है? रो और कॉलम को चेंज करके इन दोनों का क्या कहते हैं? यहाँ पे इनको आपस में बदलना है और उनका क्या करना है? निशान बदलना है। अब हम a इनवर्स को किससे गुना करेंगे? b से। a इनवर्स कितना आया? 3 माइनस 7। b कितना है अपने पास? रो का कॉलम से माइनस 10 5 और 28 माइनस से 28 5 से 25 12 में से 10 गए 2 माइनस से 3। अब हम जानते हैं दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनके आपस में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे बराबर हो। तो ये x के बराबर आ गया अपना a इनवर्स b। तो x y बराबर आ गया अपना 2 माइनस 3, तो यानी कि x बराबर 2। तो आपने सीखा कि भाई किसी इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले a इनवर्स निकालते हैं।
ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, या हम मैम ने बताया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसके लिए कोफैक्टर यानी कि क्या निकालते हैं, कोफैक्टर और क्या बोलते हैं उनको, सहखंड बोलते हैं, कोफैक्टर या सहखंड निकालते हैं, ठीक है। और सहखंड निकाल करके फिर हमारे पास सहखंड को एडजॉइंट बोलते हैं, है ना। एडजॉइंट में उनको सहखंड को निकाल करके एडजॉइंट इसको बोलते हैं सहखंड को, ठीक है। सहखंड में जो एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। छोटे छोटे फैक्टर कोफैक्टर उसके उनको निकाल लेते हैं, जैसे मैंने डिनोट किया A11, A21, A12, A22, ठीक है। तो हम लोग इससे सबको मिला करके एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद हम A इनवर्स निकाल लेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, उससे हमारा इनवर्स निकल गया। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है, हमारा जो प्रॉब्लम थी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना क्या था, क्या करना था बताइए, एक्स और वाई का मान निकालना। हमें करना क्या था बताइए, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। एक्स और वाई मान ज्ञात करने किया हमने, तो हमने क्या किया, इक्वेशन के साथ हल निकाल लिया उसका, ठीक है। अभी आपको बताया कि कैसे इक्वेशंस के हम हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। यदि किसी इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वेशन के जो आपके कांस्टेंट टर्म्स आती हैं, उनको हम जो लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि कोएफिशिएंट सहगुणक मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसको निकाल के हम चेक करते हैं कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो कितने हल होंगे, एडिशन हल होंगे। एडिशन समझते हैं आप क्या होता है, आप बताइए। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एडिशन मतलब जिसके एक ही हल हो, ठीक है। तो हमें यदि डिटरमिनेंट हमारी 0 है तो क्या कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई हमारी, कितनी आई 1, जो कि 0 नहीं है। तो कितने हल होंगे इसके, 1। अब हल होंगे, ये नहीं कह सकते हम कि 1 होगा या ज्यादा होंगे, लेकिन हल होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ज्ञात हुआ कि भाई इसके जो है हल कितने होंगे, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। तो 2 इसके एक हल हो गया, जो कि x की कितनी वैल्यू है, x की 2 है और y की x की कितनी वैल्यू है, 1। मतलब x के कितने मान है, ठीक है। x बराबर 2 x का मान है, लेकिन x के कितने मान है, 1 के मान है। y के भी 1 है और x की वैल्यू -3 आई है, -3 है। तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक वैल्यू। इसी प्रकार से हम जब दूसरे सिस्टम को सोल्व करते हैं तो उसमें x की 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है। जैसे x की आ गई वैल्यू 2, 3, 4, 5, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5। तो यहाँ पर x के कितने मान हुए, अनेक, एक से ज्यादा अनेक वैल्यू हुए। और इसी टाइम से y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए पता लग जाता है हमारे पास में हमें 1 से ज्यादा भी हल हो सकते हैं, ठीक है। हम डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, सोल्यूशन भी निकाल दिया है। तो बच्चों, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि जो समीकरण है, एक घात समीकरण है, सिस्टम है, उनका सेट है, उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसका हम एक एग्जांपल द्वारा का हल समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन का सिस्टम लिया है, यानी कि जिसमें सिस्टम मतलब है बहुत सारी इक्वेशन है और कई सारे वेरिएबल हैं, उनको लेके लिया है। जैसे हमारा सिस्टम है A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारे पद इसके अंदर हैं, प्लस A1n xn बराबर कांस्टेंट टर्म B1। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन ले लिया A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A2n xn इज इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट B2। इसी प्रकार से हमने और भी इक्वेशन ले सकते हैं। हमने एक और इक्वेशन लिया है और उनके बीच में काफी सारी इक्वेशन है, an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि काफी सारे टर्म में है, प्लस ann xn इज इक्वल टू bn। जो है n है, ये सफिक्स में है। इस प्रकार हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, यानी कि जो सिस्टम का पूरा ग्रुप है, इसका हम मैट्रिक्स द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम इसमें जो है हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं, जैसे जिसको हम कैपिटल डी से बिलोंग करते हैं। इसमें
डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू इन दो खड़ी लाइनों में ये सारे जो भी एक्स के कोफिशिएंट्स हैं इनको राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे A11, A12, A1 डॉट 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 कई सारे कोफिशिएंट है, A1n, और दूसरे हमारी रो में लिखा जाएगा A21, A22 डॉट डॉट यानी कि और भी सारे टर्म आएंगी, और A2n। इसी प्रकार से दूसरे हम रो लिख सकते हैं, और इसमें nth रो जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी AN1, AN2 डॉट 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 ANN। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरे D यानी कि दूसरे डिटरमिनेंट निकालेंगे, जिनको हमने D जैसे डिनोट किया है। इसमें हम jth कॉलम को, जो भी हमारी जो D में हमारा जो कॉलम है, उस jth कॉलम को हम B1, B2 डॉट 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 BN कॉलम से रिप्लेस करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए D1 चाहिए, तो हम D1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, D1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को हम यानी कि फर्स्ट कॉलम जो हमारा A11 है, A11, A21, A31 डॉट 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 A1n है, उसमें हम उसको हटा करके B1, B2 डॉट 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 BN रिप्लेस कर देंगे। इस प्रकार से हम D1 प्राप्त करेंगे। ऐसे ही D2 प्राप्त कर सकते हैं और D3 प्राप्त कर सकते हैं, डॉट 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 हम DN भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो x1 का वैल्यू है वो आएगा D1 अपॉन D, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ पहला वाला D1 वाला, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम को अपने B1, B2 डॉट 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 BN कॉलम से रिप्लेस किया हुआ है, और दूसरा x2 का जो सॉल्यूशन आएगा यानी कि दूसरा जो वैल्यू आएगी x2 की वो आएगी D2 अपॉन D। सिमिलरली इसी प्रकार से हम और भी सारे हल निकाल सकते हैं, जैसे इस हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में xn वेरिएबल है, तो xn या nth वाले वेरिएबल जिसको xn से डिनोट करते हैं उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा dn अपॉन d, जिसमें हमारी कंडीशन ये है कि d हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसकी तो जनरल केस है, हम इसको 2x2 मैट्रिक्स में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी कि एक के बाद दूसरी साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है, और दो वेरिएबल में है, तो इसमें हम लोग यदि इसका सॉल्यूशन बाई डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग सबसे पहले D निकालेंगे। D में क्या होगा, हमारे कोफिशिएंट होंगे इन इक्वेशन के में x और y के, तो उसके बाद हम क्या D1 निकालेंगे। D1 में क्या हो जाएगा, पहला जो अपना कॉलम है उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स से जो हमारा B1, B2 जो आएगा उससे हम चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार D2 निकाल लेंगे। D2 में क्या होगा, दूसरा कॉलम जो D का दूसरा कॉलम है उसको B1, B2 कॉलम से चेंज कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे x की वैल्यू यदि हमारी इक्वेशन x और y के टर्म में है तो x की वैल्यू आ जाएगी D1 बाई D एंड y की वैल्यू आ जाएगी D2 बाई D। अब हम इसके कई सारे और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कितने उसके हल होंगे, इस तरह से हम इस रूल से बता सकते हैं। तो हमें पहले कंडीशन है हमारी, यदि हमारा D 0 नहीं है, यदि हमारा जो D है, D मतलब डिटरमिनेंट जिसमें हमारे x और y की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट आए उनकी वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारा सिस्टम जो आएगा वो कंसिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, जिसमें हमारा x का वैल्यू आ जाएगा D1 बाई D और y का वैल्यू आ जाएगा D2 बाई D। इसी प्रकार यदि हमारे D का वैल्यू 0 आ जाए और D1, D2 यानी कि दूसरे डिटरमिनेंट भी 0 आ जाए तो हमारा सिस्टम जो है कंसिस्ट करेगा और साथ साथ इसके इनफाइनाइट मैनी यानी कि x की एक से अधिक वैल्यू होगी, y की भी एक से अधिक वैल्यू होगी, इनकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। जी सर। इसी प्रकार से यदि हमारा D तो 0 है लेकिन वन ऑफ D कोई भी एक जो हमारा D है D1 या D2 वो नॉन जीरो है, कोई भी यानी D1 D2 यानी कि जहाँ पे हमने कॉलम को हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स से रिप्लेस करके जो D बनाया है यानी कि डिटरमिनेंट बनाया है जिसको हम D1 D2 से डिनोट करते हैं वो नॉन जीरो है, तो हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्ट करेगा। इनकंसिस्ट मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे हम इक्वेशन में भी शो कर सकते हैं, यानी कि इसको हम यूज करते हुए हम कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करके आपको उसका एग्जांपल से समझा सकते हैं। तो अब हमारा जैसे एग्जांपल है कि सोल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x माइनस y बराबर 17 और 3x प्लस y बराबर 6।
हम इसको जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालेंगे। किसका डिटरमिनेंट? कोफिशिएंट का, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का। तो यहाँ पर हमारा डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट इनके 2 पहली इक्वेशन में, और दूसरा वाई कोफिशिएंट -1, और दूसरा इक्वेशन में हो जाएगा 3 और 5। जब हम इस डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13, यानी कि हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसी प्रकार से हम D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा? 17 -1, 6 और 5। हम इसका वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा अपना 91। इसी प्रकार D2 निकालेंगे तो D2 को अभी हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 और डिटरमिनेंट में 17 और उसके बाद 3 और 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 3 इक्वल्स टू -39। इस प्रकार हमारा x1 का वैल्यू, हम x1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? x बराबर D1 बटे D, यानी कि डिटरमिनेंट D1, यानी कि जिसमें हमने पहली कॉलम को अपने कांस्टेंट कॉलम से, यानी कि B1 B2, यहाँ पर क्या है ये 17 और 6 उससे चेंज किया है, उसका वैल्यू अपॉन D, यानी कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू। तो हमारा ये D1 का वैल्यू है 91 और हमारे D का वैल्यू है 13, है ना, 13 है। तो अब हम इसको, यानी कि 91 को आपने 30 से डिवाइड किया, कितना आया? 7। तो एक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 7। इसी प्रकार से y का यदि वैल्यू निकालना चाहे तो D2 अपॉन D, D2 अपॉन D, ठीक है। तो ये आएगा -39 अपॉन 30, कितना वैल्यू आ गया? -3। तो यहाँ से एक बात को पता लगी कि एक तो हमारा D 0 नहीं था, जी सर, D का वैल्यू था 13, दूसरा हमारा D1 D2 भी नॉन जीरो थे, एक था 91 और दूसरा था -39, ठीक है। तो इससे हमारी पहली कंडीशन पास हो गई कि हमारा D नॉन जीरो है और उसी के साथ साथ सारे D1 D2 नॉन जीरो है। तो इसका केस कितने हल होंगे? इसके यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा इसका। और जो अद्वितीय हल आया, यह आया x बराबर 7 और y बराबर -3। इस प्रकार से अब हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x + 2y बराबर 3, 4x + 8y बराबर ये इक्वल 12। हमें भी इसे डिटरमिनेंट मेथड से ही सोल्व करना है। तो अब हम इसका D निकाल लेंगे। तो D में क्या आएंगे? हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे x और y के दोनों इक्वेशन में। तो हमारा आएगा 1, 2, 4, 8, ठीक है। इसको हमने खोल दिया, यानी कि एक्सपेंड कर दीजिए। तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई लगाया, माइनस जो रूल होता है ना, -8 4 का 2 से मल्टीप्लाई लगाया तो आपका आ गया 0, यानी कि D यहाँ पर अब तक 0 आ गया। इसी प्रकार से D1 निकाला, D1 बराबर आ गया 3, 2, 12, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 24 माइनस 0, 12 दूनी 24, 24 माइनस 24 यानी कि 42, 24 माइनस 24 0, तो ये भी 0 आ गया। इसी प्रकार से D2 हमारा क्या आएगा? अब हम यहाँ पे सेकंड कॉलम को अपने कोफिशिएंट से चेंज करेंगे, इसे बनाएंगे ना। तो 1, 3 और 4, 12 इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1 का 12 से यानी कि 12 माइनस 4 का 3 से 12, रिजल्ट क्या आया? 0। तो अब हमारा D = D1 = D2 = 0, यानी कि सारे डीज की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 0 आ गई। सो द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेट y = k, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम y का वैल्यू k मान लेते हैं। लेट y = k, तो x + 2y = 3। इस प्रकार से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 - 2k। अब हम लोग x का वैल्यू 3 - 2k दे सकते हैं और y का वैल्यू क्या माना हमने? k। ये एक इंटीजर है जिसके हम बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं। तो k का वैल्यू 0, 1, 2, 3 बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं। तो इससे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। तो हमें ये हुआ कि जी D का वैल्यू 0 हो, D1 का वैल्यू 0 हो, D2 का वैल्यू 0 हो, तो इस सिस्टम में हमें इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमारा इसी टाइप तीसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 5। अब इससे हम लोगों को क्या निकालना? सबसे पहले D इज द
डिटरमिनेंट किसका? कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट का। तो ये आ जाएगा हमारा x का कोएफिशिएंट 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, तो 2 1 4 2 वैल्यू क्या आ गई? अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 गुना 1 0, 4 माइनस 4 मतलब 0, तो d हमारा आ गया 0। इसी प्रकार से हम d1 निकालेंगे 3 1 5 2, तो आपका आ जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 1, और d2 निकालेंगे, d2 क्या आ जाएगा आपका? d2 मतलब जिसमें हमने सेकंड को रिप्लेस किया, तो आपका आएगा 2 4 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो d है ये 0 है, और d1 क्या है? नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा x बराबर आएगा d/d1, d है 0, d क्या है आपका? 0, तो हमारा क्या लिखते हैं? x बराबर क्या लिखते हैं? d1/d, d1/d, d नॉन जीरो है, d1 आपका नॉन जीरो है क्योंकि इसका वैल्यू है -1, और d है आपका 0, यानी कि नॉन जीरो के नीचे 0 क्या वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। इससे रिजल्ट मिलता है कि अपना जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब आप बताओ, आपको समझ में आया? आपको क्या क्या समझ में आया? सर यही समझ में आया कि सर कोई भी यदि सॉल्यूशन दिया हो क्रेमर्स रूल पे आधारित, तो सर उससे हम इसको क्रैमर रूल भी बोलते हैं, है ना। वैसे डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करना हमने सिखाया, लेकिन इस मेथड को, ये जो भी प्रॉपर्टी है, इनको क्रैमर रूल भी कहते हैं। तो सर आज के सर आज जितना आपने बताया उससे सर हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब कंजिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो इनकंजिस्ट तो नहीं है, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये भी निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू और y की वैल्यू भी ये सब निकाल सकते हैं। ये सिस्टम हमारा, क्योंकि ये रूल है, हमने 2x2 मैट्रिक्स पे दिया है, यानी कि दो वेरिएबल और 2 इक्वेशन में दिया है। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3x3 पर भी कर सकते हैं, यानी कि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन पे भी कर सकते हैं। इसी मेथड को हम 4x4 यानी कि 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल पे भी काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का? अब हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उस पे हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि इसी टाइप से होगा जो अभी गैप के ऊपर हमने प्रोग्राम बनाया है। मतलब इस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो आगे भी हम इस प्रोग्राम को, जो दूसरे प्रोग्राम है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो है रिलेशन और फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले हम प्रोग्राम उस पर आपको देंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.itestradiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।